हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर 2 है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का, जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले एक चैप्टर का पहला लेक्चर हो चुका है और ये सब हम देख लिए थे। बाय रूट्स, बाय लीव्स, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, कर्तन लगाना, अब पढ़ेंगे यहाँ से लेयरिंग, दाब लगाना। इससे पहले कर चुके थे पिछले वीडियो में, आप अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे लेक्चर 1 वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें देखते हैं लेक्चर 2 में आज की टॉपिक है लेयरिंग, दाब लगाना। ये यहाँ से आज का ये टॉपिक तो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। तो इसमें है लिखा हुआ कि इस विधि में जनक पौधे की कुछ शाखाओं को झुकाकर छाल को खुरच दिया जाता है और उसे भूमि में कुछ गहराइयों तक दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद छिले हुए भाग से जड़ निकल आती है। अब इस शाखा को जनक पौधे से अलग कर लेते हैं और इस प्रकार नया पौधा प्राप्त होता है, जैसे सेब, नाशपाती, नींबू, चमेली। ये लेयरिंग एक प्रकार की विधियां हैं आर्टिफिशियल, जिनसे हम पौधे से कुछ नए पौधे बना लेते हैं। हमें नए बीज या पौधे को उगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम पौधा से ही एक नए पौधे को क्रिएट कर पाते हैं, उत्पन्न कर पाते हैं। हमें इसमें कहीं दूसरे जगह से नए पौधे को लाना नहीं पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सेब, नाशपाती, नींबू, चमेली। ये सब इस विधि के अंतर्गत आते हैं, जो लेयरिंग लगा करके हम जो अभी देखे थे। इस विधि में जनक पौधे की कुछ शाखाओं को झुकाकर छाल को खुरच दिया जाता है और इसमें भूमि में कुछ गहराइयों तो उसके दबा दिया जाता है और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद उससे जड़ निकल आती है और उसे काट कर शाखा से अलग करके एक नए पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। अब देखते हैं आगे। लेयरिंग हो गया और देखिए किस तरह से है। फिगर आपको दिख रहा होगा। अगर फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा दिखने में तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है, पायबंद लगाना। ग्राफ्टिंग का ही होता है पायबंद लगाना। इसमें होता है कि एक पौधे की कोई भी शाखा हो दूसरे पौधे की उसी मोटाई की शाखा से कटा बनाकर बांध दिया जाता है। इसे हम फिगर के द्वारा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक पौधे की कोई भी शाखा दूसरे पौधे की उसी मोटाई की शाखा से कटा बनाकर बांध दी जाती है। इसमें एक पौधे का जड़ तंत्र तथा दूसरे पौधे का तना तंत्र मिलाकर एक पूर्ण पौधा बनाती है। पौधे का वह भाग जिस पर रोपण किया जाता है स्टॉक कहते हैं, और पौधे का वह भाग जो स्टॉक पर रोपा जाता है सीजन कहा जाता है। यह केवल सजातीय पौधे में होता है। इन्हें हम फिगर से माध्यम से समझते हैं। जैसे पौधे में संभव, जैसे आम, सेब, नाशपाती, अमरूद, बेल, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ग्राफ्टिंग किया जाता है। ये सब नर्सरी वाले लोग या जो जानते हैं इनके बारे में वो सब इनका उपयोग करते रहते हैं। एक पौधे से नए पौधे या एक बेकार किस्म के पौधे से एक अच्छे किस्म के पौधे में रूपांतरित कर लिया करते हैं। तो हम भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम भी इनका उपयोग कर सकते हैं। फिगर इसका मिसिंग है, सॉरी। अगर फिगर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अब है गोटी लगाना। गोटी लगाना में क्या होता है, इस विधि में पेड़ के किसी शाखा के गोटी लगाना, ये चौथा है। पिछले क्लास में हम देख चुके थे, तो उसी का ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का प्रकार है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस विधि में पेड़ के किसी शाखा के किसी स्थान की छाल को खुरच देते हैं और गीली मिट्टी लगाकर टाट से लपेटकर डोरी से बांध देते हैं। यहाँ पर अगर टाट की बात की जाए तो वो सोन वाला जो रस्सी होता है ना, उसी को बोलते हैं, जो पानी को भिगोकर बहुत देर तक अपने अंदर रखते हैं। दूसरे चीज़ में अगर लगा होता है तो उसको जल्दी सूखने के लिए नहीं दिए जाते हैं, उन्हें पानी से नमी युक्त बनाए रखते हैं। इस रचना को गुटी कहते हैं। गुटी को हमेशा नम रखते हैं
जब इससे जड़ें निकल आती हैं तब इसे काट कर इच्छित स्थानों पर लगा देते हैं। और ये सब होता है नींबू वाले पौधे, जैसे अमरूद वाले पौधे और आम वाले में और लीची वाले में होते हैं। और इसका फिगर हम समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। इसमें फिगर दिया गया हुआ इसका, ये गोटी लगाना है। देखिए ये गोटी लगाना है और इसमें कहीं से खरोच कर और वहाँ पर टाट से लपेट दिया जाता है और यहाँ से जड़ तंत्र निकलते हैं और इसे तना से अलग करके इच्छित स्थानों पर हमें जहाँ इच्छा होता है वहाँ पर लगा देते हैं और उनसे एक पौधा अलग बन जाता है। ये सब गांव घर में अधिकांश हम सब लोग करते हैं और जिसको मालूम होता है वो तो अधिकांश इनका उपयोग करते हैं। अब है इनार्चिंग, शाखा बंधन। इनार्चिंग शाखा बंधन, यहाँ पर शाखा है यानी ब्रांच, यानी शाखा उनके तना से कुछ जुड़ी हुई होगी। अगर कुछ भी प्रक्रिया होगा तो इसका तो देखते हैं इस विधि में क्या होता है, इनसे किस तरह से पौधे के किस्म को बनाया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को, यहाँ पर पहले से लिखा गया है कि घटिया किस्म पौधे को उत्तम पौधे से बदला जाता है, यानी खराब किस्म वाले पौधे को अच्छे रूप पौधे में कैसे बदला जाता है, ये एक इनार्चिंग मेथड है, इनके द्वारा किया जाता है। लिखा हुआ इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को उत्तम पौधे से बदला जाता है। इसमें एक उत्तम किस्म के पौधे को शाखे के साथ घटिया किस्म के पौधे के तना की छाल को हटाकर बांध देते हैं। ऊपर से मिट्टी लपेट कर टाट बांध देते हैं। टाट मतलब बता ही चुके हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं। घटिया किस्म के पौधे के शीर्ष को तथा उत्तम किस्म के पौधे को नीचे से काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पौधे की शाखाओं को आपस में अदला बदली हो जाती है। यानी इस मेथड में होता क्या है कि एक घटिया किस्म के पौधे होते हैं और उत्तम किस्म के पौधे में बदलना होता है। तो पौधे को शाखे के साथ घटिया किस्म के पौधे के तना की छाल को हटाकर बांध देते हैं। ऊपर से मिट्टी लपेट कर टाट बांध देते हैं। वही सोन सूत्री जो होता है उससे बनता है, वही होता है, लपेट कर उसके बांध दिया जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं और ये प्रक्रिया में होता है कि एक नए पौधे, अच्छे किस्म के पौधे बन जाते हैं। इनार्चिंग करने से यही फायदा होता है। और इनका हम एग्जाम्पल देखें तो इनार्चिंग का एग्जाम्पल नहीं दिया गया, लेकिन नहीं देने का मतलब है कि ये अधिकांशतः पौधे में होते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया गया, फिगर पेंसिल से बनाया गया है इसलिए उतना साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो बुक वगैरह में अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप तो खुद समझदार हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशंस। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का 6th मेथड यानी 6ठा मेथड है। हमको ये माइक्रो प्रोपगेशंस अभी तक में जो पढ़े थे सबसे अधिक ये जरूरी है, ये है आधुनिक विधि और ये जानना महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं, यह सबसे आधुनिक विधि है। यह विधि उत्तक तथा कोशिका संवर्धन तकनीक पर आधारित है। यानी ये किस पर आधारित है? तो उत्तक तथा कोशिका संवर्धन, यानी कोशिका का समूह होता है, एक अकेला कोशिका है, यानी इसी दोनों पर आधारित है सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि में जिस पौधे का आवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से उत्तक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। यानी किसी भी पौधे का या किसी भी सूक्ष्म जीव का माइक्रो प्रोपगेशंस करवाना होता है तो उसके किसी भाग से उत्तक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद इस उत्तक को आर्द्र परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कराते हैं। संवर्धन माध्यम मतलब होता है एक कल्चर, एक मीडियम, एक वातावरण। संवर्धन माध्यम पर वृद्धि कराते हैं या उत्तक पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। अवशोषण करके वृद्धि करता है जिससे कोशिकाएं
के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। यही कैलस नन्हे पौधे के रूप में विकसित होती है। अब इस नन्हे पौधे को निकालकर मिट्टी में लगा दिया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है आर्किड्स। अगर आता है सूक्ष्म परिवर्धन क्वेश्चन, उसमें किसका किया जाता है, ये आर्किड्स का उदाहरण है, और भी इसका उदाहरण हो सकते हैं, यहाँ पर एक ही दिखाया गया है। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर्टिफिशियल का जो था, ये छठा मेथड, ये था आधुनिक विधि। ये महत्वपूर्ण होता है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है। सूक्ष्म परिवर्धन कैसे होता है, क्या है, तो आप अभी देखे जाने, और इसका फिगर भी देख लीजिए। ये आर्किड्स का फिगर है, और कैसे कल्चर मीडिया में ये होता है। ये आर्किड्स का फिगर है, और ये टिश्यू है, यानी इसका एक जो होता है उत्तक, एक सेल से कोशिका के समूह होते हैं जो टिश्यू होते हैं, सॉरी। और ये कल्चर मीडिया में इस तरह से दिखाया गया है। कल्चर मीडियम यानी कल्चर माध्यम एक वातावरण होता है जहाँ पर उत्तक या कोशिका को बनाना होता है, सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से विकसित करना होता है, तो उन्हें वो पोषक पदार्थ उपस्थित मिलते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन या प्रजनन। तो हम देख चुके थे पहले ही लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, प्रजनन भी परिभाषा और उनका दोनों टाइप पढ़ चुके थे। अब उनका आता अलैंगिक जनन की एडवांटेज और इम्पोर्टेंस क्या है। पढ़ तो लिए हैं, लेकिन इनका लाभ क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो लाभ है वो दिया गया है कि अलैंगिक जनन वैसे पौधे के या वैसे पौधे के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, या जिन पौधे की बीज नए पौधे को जन्म देने में सक्षम नहीं है, जैसे अंगूर, गन्ना, केला, ये सब में बीज नहीं होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं। अगर रेयर में देखा जाए तो अंगूर में देखने को मिलता है, लेकिन ये सब बीज से पौधे का निर्माण नहीं हो सकता है। अलैंगिक जनन का एक महत्व है। और अलैंगिक जनन का ये दूसरा महत्व है, अलैंगिक जनन के द्वारा तेजी से सूक्ष्म जीव कम विकसित परंतु तथा पौधे की संख्या में वृद्धि होती है। अलैंगिक जनन के द्वारा तेजी से सूक्ष्म जीव कम विकसित प्राणी तथा पौधे की संख्या में वृद्धि होती है। कम विकसित होने वाले भी है तेजी से वृद्धि करते हैं। और अलैंगिक जनन की तीसरा एडवांटेज, अलैंगिक जनन से पौधे को जीवित रहने की संभावना 100% होती है। ये इसका एक अलग ही महत्वपूर्ण ही एक पॉइंट बन गया है। अगर याद रखना है तो हमको लगता है यही सबसे बेस्ट है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो हमें तीनों याद रखें तो बेहतर है, या इसका 4 या 5 है, जो भी इसका पॉइंट बनता है याद रखना जरूरी है। उसमें से कुछ याद रह पाता है, लेकिन ये सबसे अधिक अट्रैक्टिव और महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन से पौधे को जीवित रहने की संभावना 100% होती है। अब आगे में इसका चौथा पॉइंट भी दिया गया हुआ है। लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन के द्वारा किसी जाति के विशेष लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, यानी ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी किसी जीव का अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो होता है उसका लक्षण लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। वो लक्षण जो उनके प्रकट होते हैं उनके पेरेंट्स द्वारा, या उनका जो दिखता है लक्षण, वो लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है वो लैंगिक जनन द्वारा। ये एक एडवांटेज अलग ही है। अब पांचवा में क्या है लिखा हुआ, पांचवा में लिखा हुआ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग विधि भी अलैंगिक जनन द्वारा होता है। दो या दो से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों, ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा दो या दो से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों को समावेश कर एक पौधे में किया जा सकता है। अब है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में कि वैसे पौधे या जीव जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता है सामान्य तौर पर अलैंगिक जनन होता है, यानी जिन पौधे में लैंगिक जनन नहीं हो पाता है उसमें अलैंगिक जनन करा करके नए पौधे विकसित किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन अब इसका 6 पॉइंट ही था।
अभी हम जान चुके थे कि अलैंगिक जनन का एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर जो नहीं दिखेगा हम उन्हें लिखने के प्रयास करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं एवं अनुकूलन क्षमता नहीं होती है, यानी इसमें कोई वातावरण अगर परिवर्तन होता है तो उसको सहने की क्षमता अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में नहीं होगी। दूसरा लिखा हुआ है, जनक में पाई जाने वाली बीमारियां नई पीढ़ी में स्वतः पहुंच जाती है। और इसका एक अलैंगिक जनन की हानि है कि जनकों में पाई जाने वाली बीमारी बिना बुलाए एक गिफ्ट दे जाता है अपने आने वाली पीढ़ी को अलैंगिक जनन में। तीसरा है, कायिक परिवर्तन के द्वारा अलैंगिक जनन से लक्षणों का क्षय होता है। यानी अलैंगिक जनन का जो एक हानि है ये जबरदस्त है। कायिक परिवर्तन के द्वारा अलैंगिक जनन से लक्षणों का क्षय होता है, यानी इसमें अगर कुछ गुण है तो उसका हरासमेंट हो रहा है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। उसका लाभ जान लिए, अलैंगिक जनन का, और हानि भी जान लिए। अगर उनसे अंतर पूछे या क्वेश्चन बने तो हम आसानी से दे सकते हैं, उतने अच्छे से समझ चुके हैं। और जितना भी दिख रहा है ये सब एनसीईआरटी पर आधारित है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अभी तक सिर्फ परिभाषा से अवगत थे, लेकिन अभी कैसे होता है, किस प्रकार होता है, किस तरह से एक नए जीव बन जाता है, अब इस टॉपिक से हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं। इसलिए हमारे साथ आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक हमारे वीडियो के द्वारा आपके स्थान आपके पास पहुंचाया जा रहा है। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या है नहीं है ध्यान से हम देखेंगे और पढ़ेंगे। या जनन की वह विधि है जिसमें विशेष करके जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जिन्हें युग्मक कहते हैं। इस विधि में विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा नर तथा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। इसका परिभाषा पिछले चैप्टर में लेक्चर में वीडियो के माध्यम से देख चुके थे, तो इनकी परिभाषा से हमें उतना आवश्यकता नहीं रह जाती है कि हम फिर से उनके परिभाषा देखें, क्योंकि वो नॉर्मल था। इसमें भी परिभाषा इसका दिया गया हुआ है। अब लिखा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। जाइगोट विकसित कर भ्रूण तथा एम्ब्रॉय से नए जीव उत्पन्न होते हैं। यानी यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर नया नया वर्ड आ रहा है कि युग्मक आ रहा है, फिजन आ रहा है, संलयन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर जाइगोट आ रहा है, युग्मनज जिसको बोलते हैं, और एम्ब्रॉय आ रहा है। और ये सब शब्द आप सबको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसका शब्द का यूज बार बार होगा। तो आगे फिर देखते हैं, लिखा हुआ है कि जनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज कहलाती है। अभी हम थोड़ा देर पहले देखे थे युग्मज शब्द। अब देखिए युग्मज शब्द कैसे बनता है। युग्मज जनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ एक अलग ही परिभाषा क्रिएट किया गया, बनाया गया है, दिया गया हुआ है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रक्रिया होता है। और यहाँ सबसे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है कि गायमेट युग्मक। गायमेट बात की जाए तो इसका हिंदी होता है युग्मक, यानी युग्मक में अर्थसूत्री कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंडाणु तथा शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। ये तो फिक्स है कि 46 गुणसूत्र अगर मनुष्य में होते हैं तो दोनों अपोजिट जेंडर होते हैं, लेकिन दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं। और फिर से अगर मिलेंगे तो उसके आने वाले संतति में 46 हो ही जाएंगे। तो जिसमें निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जब निषेचन होता है तब जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जिसमें पुनः 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस प्रकार संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान हो जाती है। इस क्रम में संतति
दोनों जनकों कुछ विशेष मिश्रित हो जाते हैं, विशेषताएं मिश्रित हो जाते हैं। इसमें अपोजिट जेंडर है। और लैंगिक जनन देखे थे कि उनके गुण अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। इसमें है कि दो अपोजिट जेंडर होते हैं, यानी दो लोग इसमें शामिल होते हैं तो एक नए जीव बनते हैं। और जो दो नए जीव, दो नए आदमी होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनका दोनों का गुण मिश्रित होकर के जो नए संतति को जन्म देते हैं उनमें आते हैं। और ये एक मिश्रित गुण होते हैं, एक मिश्रित विशेषताएं होते हैं। और इनको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, दिया गया हुआ है। आप सब इस फिगर को तो देख ही रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ये है स्पर्म और ये ओवम। अब ये जब दोनों मिलेगा तो ये जाइगोट बनेगा। सबसे पहले जाइगोट 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। और जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, और एम्ब्रॉय के बाद तब फीटस बनेगा, फीटस के बाद तब यंग वंश बनेगा, यानी एक जीव बनेगा। एक जीव यहाँ पर आकर बनता है। इतनी प्रोसेस के बाद स्पर्म ओवम मिलेगा तब जाइगोट, फिर जाइगोट से तब एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय से तब फीटस बनेगा, फीटस के बाद तब एक यंग वंश बनेगा, एक नई संतति बनेगी। इतनी प्रोसेस होती है तब एक जीव बनता है। इतनी आसानी से नहीं हो जाता है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण में भी अगर हम ये सब का देख ताक झाँक करें तो बहुत कुछ हमें बायोलॉजी सिखाती है। बस किताब ही नहीं, हमारा समाज भी हमें बहुत कुछ देखने को दिखाती है। तो अब इसका एक अलग पॉइंट है, क्या है वो? सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स का हिंदी होता है लैंगिक अंग। अब प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है? मेल्स, फीमेल्स, यानी ह्यूमंस में अधिकांश हम लोग जानते होंगे कि सेक्स ऑर्गन्स सभी के पास होते हैं। अब प्लांट्स में कहाँ होता है ये जानते हैं। ये एक नया चीज़ होगा हम सब के लिए कि प्लांट्स में कहाँ पर होता है। हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? फ्लावर यानी इन प्लांट्स लिखा हुआ है। इन प्लांट्स पौधे में फ्लावर पौधे का जनन अंग होता है, यानी पौधे का जो होता है जनन अंग वो फ्लावर होता है। और फ्लावर में नर जनन अंग को एंड्रोसियम कहते हैं, जिसको हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। यह भाग नर युग्मक यानी पोलन ग्रेन्स का निर्माण करता है। इसका कार्य भी दे दिया गया है कि फ्लावर होते हैं पौधे का जनन अंग, और मेल पार्ट यानी जनन अंग को नर को, यानी जो नर होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं। और यह भाग नर युग्मक यानी पोलन ग्रेन्स का निर्माण करता है। बोलेगा पोलन ग्रेन्स का निर्माण कौन करता है? एंड्रोसियम पुंकेसर करता है। जबकि पुष्प के मादा जनन अंग को गैनोसियम कहा जाता है। पुष्प के मादा जनन अंगों को गैनोसियम कहा जाता है। और गैनोसियम ओवरी तथा ओव्यूल का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी तथा ओव्यूल का निर्माण करता है, जो निषेचन के पश्चात ओवरी फल में तथा ओव्यूल बीज में बदल जाता है। जब इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर होता है निषेचन के उपरांत ओवरी फल में तथा ओव्यूल बीज में बदल जाती है। अब आते हैं इन प्लांट्स में, यानी इन प्लांट्स में हो गया था। अब देखते हैं इन एनिमल्स में उसका सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे होता है और कैसे उसे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अभी ये वही है। इन एनिमल्स जंतुओं और जानवरों में, जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग अंग पाए जाते हैं, यानी जीव बोल दिए तो यानी हम सब इसमें भी आज ही जाएंगे नहीं, यानी आ जाएंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुरुष जनन तंत्र, जनन अंग। इसके अंतर्गत एक जोड़ी टेस्टिस, जिसको बिरसन बोलते हैं, और एपिडाइडमिस आता है, भास डिफरेंशिया आता है, सेमिनल वेसिकल्स आता है, पेनिस जिसे लिंग बोलते हैं, और एक टेस्टिस जो जोड़े में होता है, टेस्टिस भी आता है। ये मेल गैमेट का निर्माण करता है, यानी ये सब मेल के पास होता है। और इन सब के मिला करके सभी का योगदान से शुक्राणु बनता है, जिसको स्पर्म बोलते हैं।
अब आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स यानी मादा जनन अंग। मादा जनन अंग किधर चल गया? मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अगर दिक्कत हो तो लिखा हुआ ORGANS ऑर्गेन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत 1 पेयर ओवरीज यानी एक जोड़ी अंडाशय, 1 पेयर ओविडक्ट एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा 1 यूट्रस जिसको गर्भाशय कहते हैं, ये आता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में। ओवरी द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है जिससे ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? उसमें किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो 1 पेयर ओवरीज, 1 पेयर ओविडक्ट और 1 यूट्रस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तब जाकर के एक ओवम का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं सेक्सुअली इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिकता, इस चैप्टर का ये टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बने या ना बने पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है। हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जीवों में लैंगिकता के बारे में दिखा रहा है। देखते हैं जीवों में लैंगिकता क्या होता है। लैंगिक जनन के समय जीवों में लैंगिकता दो भिन्न सदस्यों के युग्मकों के बीच सभी जीवों के लिए सत्य नहीं है। यह था जीवों में लैंगिकता, यानी होता है कि दो भिन्न सदस्यों के युग्मकों के बीच सभी जीवों के लिए सत्य नहीं है। सभी का अपना अपने गुण है, अपना अपना एक अलग लक्षण होता है जो सभी जीवों में लैंगिकता यानी समान नहीं हो सकता है। अभी मोनोसियस क्या होता है? उभयलिंगी आश्रयी, इसको इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों दिया गया है। मोनोसियस मतलब उभयलिंगी आश्रयी। मोनोसियस इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका, मोनोसियस मतलब 1, हाउस मतलब घर, यानी एक ही घर में, यानी मोनोसियस बोल रहा है तो शॉर्ट में अगर इसको बना ले तो मोनोसियस का अर्थ दिया गया हुआ है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में बना ले तो याद रख सकते हैं मोनोसियस यानी 1 हाउस, यानी एक ही घर में। यहाँ पर इसका एक ट्रिक बन जाता है, जिस पौधे में नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उसे मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस 1 हाउस यानी एक घर जैसे हम रखते हैं, उसी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो ऐसे जीव पौधे को मोनोसियस कहते हैं, उभयलिंगी आश्रयी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आता है मक्का, रेड़ी, नारियल। अब आगे है डाइसियस एक लिंगा आश्रय होता है, एक लिंगा आश्रय। डाइसियस यानी 2 हाउस यानी 2 घर, यानी इसका अर्थ सीधा सीधा निकाल ले, दो का मतलब दोनों अलग अलग होंगे। जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, पौधे को अगर हम घर समझ लें तो आसानी होगी समझने में, कि जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, अलग अलग घर में उपस्थित होते हैं, तो उसे डाइसियस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में आता है खजूर, सहतूत, पपीता, भांग। और इसका हम एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल में भी देखे होंगे और दे सकते हैं। यूनिसेक्सुअल आ ही रहा है, अगला टॉपिक यही है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेक्सुअल एक लिंगा आश्रय। जिस पुष्प में केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर पाए जाते हैं तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, जिसमें केवल एक लिंग पाए जाते हैं, जिसमें पपीता है, खजूर आया। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे डाइसियस का, सेम एग्जाम्पल था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसी का है यूनिसेक्सुअल में, इसका कुछ बताया गया इसके बारे में। जिस प्राणी में नर या मादा जननांग में से कोई एक अंग उपस्थित हो तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अच्छा, इसमें मतलब होता है कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कोई एक भी अंग अगर होता है, कोई एक भी जनन अंग होता है तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल हो तो बाइसेक्सुअल भी होगा। अब बाइसेक्सुअल में क्या होता है? बाइसेक्सुअल इसमें है जिस पुष्प में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। बाय मतलब दो, सीधा सीधी याद रखिए, यानी जिस
पुष्प में स्त्री के तथा पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। इस प्रकार के पुष्प को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे अड़हुल, बैगन, मटर, टमाटर। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि निम्नलिखित में से कौन बाइसेक्सुअल है, तो अड़हुल, बैगन, मटर, टमाटर, ये सब अगर ऑप्शन में से कोई एक उठा कर दे देगा तो हमें आंसर तक पहुंच ही जाना है, गलत नहीं करना है, इसलिए अभी से ही ध्यान दें। अब लिखा हुआ कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही जीवों में पाए जाते हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स और हार्मोफ्रोडाइट उभयलिंगी कहा जाता है, जैसे अर्थवर्म्स, जेलफिश, प्लानेरिया, ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं। अब आता है समजालिकता। समजालिकता हार्मोफ्रोडाइलिक वैसे जीव जिनमें बाह्य रचना एवं कायिक विभिन्नता नहीं होती है, तो उन जीवों को हार्मोथाइलिक कहते हैं, यानी समजालिकता कहते हैं। यानी एक ही थैलेस पर नर एवं मादा संरचनाएं का होना, यानी एक ही घर में दोनों आदमी उपस्थित होते हैं, तो वैसे जीव को समजालिकता कहते हैं। समजालिकता। अब आता है एक विषमजालिकता। विषमजालिकता में देखते हैं हेट्रोथैलिक, इसमें दोनों थैलस बाह्य आकार में तो समान होते हैं, परंतु शारीरिक क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। यानी इसे बाहर से देखने पर तो एक रकम लगता है, लेकिन इसका जब कार्य होता है, शरीर की जो बनावट रचना दिखती है वो अलग होती है। थैलस की इस अवस्था को विषमजालिकता कहते हैं, इसलिए इसका नाम विषमजालिकता रख दिया जाता है। विषमजालिक स्पीशीज में लैंगिक जनन के दो भिन्न कवक जालों को आवश्यकता पड़ती है। विषमजालिकता था। और लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम छोटा छोटा करके ही लेक्चर वाइज करते हैं, ताकि हम बोर ना होए। और साइंस की क्लास अगर आधा घंटा पौने घंटा से अगर ज़्यादा होता है शायद हमें करने में बोर फील होता है, लेकिन बायोलॉजी की क्लास है, साइंस की क्लास है, इसमें बोर होने की तो कोई बात ही नहीं होता है। साइंस के हर स्टूडेंट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नई एनर्जी के साथ हमेशा रहते हैं। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में बने रहे, अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। उसमें हम लेके आएंगे लैंगिक जनन में घटनाएं, यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी को। आपको ये क्लास कैसे लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम इस तरह की क्लास को और बेहतर बनाने में आपके दिए गए फीडबैक से हम अच्छे कर सकें। थैंक यू।